सर सर आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री जो पढ़ रहे थे वहाँ पर हम लोग का अ, खत्म हो गया था वो औरंगजेब की पॉलिसीज वगैरह ये सब खत्म हो गया था। आज हम लोग कर्नाटक और हैदराबाद मतलब हम लोग सक्सेसर स्टेट्स और रेबल स्टेट्स ये सब हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं मतलब ऑटोनोमस स्टेट्स। ठीक है, आज से हम लोग ऑटोनोमस स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑटोनोमस स्टेट में दो टाइप है। ठीक है, एक है सक्सेसर स्टेट और दूसरा है रेबल स्टेट्स। सक्सेसर स्टेट में कौन कौन सा है? सक्सेसर स्टेट्स में जैसे कि बंगाल, जैसे कि हैदराबाद, जैसे कि कर्नाटक, जैसे कि अवध, ये सब क्या है? सक्सेसर स्टेट्स है। ठीक है, रेबल स्टेट्स कौन से हैं? मराठास, मैसूर, पंजाब। ठीक है, डिफरेंस क्या है? नाम से ही आपको पता लग रहा है कि डिफरेंस क्या हो सकता है। इनके जो रूलर्स है, सक्सेसर स्टेट्स के जो रूलर्स है, ये बिलोंग करते हैं मुगल नोबिलिटी से। ये पहले मुगलों के अंडर काम करते थे, उनके नॉबल्स थे, मंत्री दरबारी थे, गवर्नर्स थे, जो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर देते हैं, हेरिडिटरी डिक्लेयर कर देते हैं। तो इनको कहा जाता था सक्सेसर स्टेट। क्योंकि मुगल एम्पायर वीक हो गया तो ये लोग क्या कर लिए कि अपने जो रीजनल एम्बिशंस है, अपना एक हेरिडिटरी, अपना एक नवाबी, ये सब स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है? ये फिर ये है द रूलर्स ऑफ दीज एरियाज, ऑफ दीज प्रोविंसेस। ये प्रोविंस हुआ करते थे ना, ऑफ दिस प्रोविंसेस वेर अर्स्ट while members of मुगल नोबिलिटी। ठीक है, ये लोग बिलोंग करते थे मुगल नोबिलिटी से। टेकिंग द एडवांटेज of the weakened central authority, they carved out their own semi-independent semi-independent states, semi-independent autonomous states। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एडवांटेज ले लिया किसका? जो मुगल पावर जो वीक हो गया है, उसका एडवांटेज लेके ये लोग क्या करना स्टार्ट कर दिया? अपना एक जो प्रोविंशियल एरिया है जहाँ पर इनका दबदबा था, उस पर वो लोग हेरिडिटरी रूल स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो पहले क्या होता था कि मान लीजिए कि ये बंगाल है या दक्कन है, तो बंगाल में ये दिल्ली है, तो गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते थे। गवर्नर्स वर अपॉइंटेड टू बंगाल, राइट? सो इसका पावर का किसके पास था? दिल्ली के पास था। और ऐसा नहीं है कि मान लीजिए ए को गवर्नर बनाया गया है तो उसके बाद इसका बेटा बी ये गवर्नर बनेगा, ऐसा नहीं होता था। मतलब नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन, नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। ठीक है, लेकिन अब क्या होने लग गया कि ए, मान लीजिए गवर्नर जो अपॉइंट किया गया था, जिसका दबदबा बन गया बंगाल में, जैसे कि मुर्शिद कुली खान, तो अब क्या होगा कि उसका बेटा या उसका फैमिली मेंबर, उसके फैमिली से ही कोई नेक्स्ट नवाब बनेगा। तो क्या बना दिया? हेरिडिटरी बना दिया। जो ये पोजीशन है ये हेरिडिटरी हो गया अभी। तो ये हो गया डिफरेंस। ठीक है, लेकिन हाँ, ये लोग ऐसा नहीं है कि मुगलों के साथ इनकी दुश्मनी हो गई।
ये मुगल जो एम्परर है, इनको कहते थे हाँ आप हैं, दिल्ली में बैठे रहिए, हम यहाँ का संभालते हैं, आपको यहाँ का ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया, एक नॉमिनल रूल मानते थे। हाँ है, हमारा कोई सेंट्रल पावर है, हमारे कोई बाप दादा है जिनका हम नहीं मानते हैं, जिनका हम नहीं सुनते हैं कुछ भी, लेकिन वो है। ठीक है, तो ऐसा था। तो क्या हुआ कि ये लोग नॉमिनल रूल ऑफ मुगल्स को मानते थे। ठीक है, सो दे रेस्पेक्टेड द नॉमिनल रूल ऑफ मुगल्स। मुगल मतलब मुगल एम्परर, सो मुगल्स जो सेंट्रल अथॉरिटी था, इनका ये नॉमिनल रूल मानते थे। वो क्या करते थे कि सालाना एक पेशकश कर देते थे। पेशकश मतलब नजराना, कुछ जो ट्रिब्यूट जो दिया जाता था वो करते थे। खुतबा पढ़ा जाता था शहंशाह या बादशाह के नाम पर। तो कॉइन जो सिक्के चलते थे वो भी दोनों के ही चलते थे, नवाब के भी और मुगल के भी। इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी जो थे वो भी कुछ हद तक मुगल के ही डेरिवेटिव थे। तो ऐसा नहीं था कि बहुत कुछ चेंज हो गया, कंटिन्यूटी था, लेकिन ये लोग क्या किए कि खुद नवाब बन गए, तो खुद यहाँ के मालिक राजा बन गए। ठीक है, बस यही है। सो ये लोग क्या करते थे, फ्राइडे प्रेयर्स फ्राइडे प्रेयर्स फ्राइडे प्रेयर्स were raised on the name in the name of मुगल एम्परर। ठीक है, तो शुक्रवार का जो नमाज पढ़ा जाता था वो मुगल बादशाह को डेडिकेटेड होता था। ठीक है, कॉइन्स जो थे वो मुगल बादशाह के नाम पर ही इशू होते थे। सो कॉइन्स वेर मिंटेड with the name of मुगल एम्परर। अब सोचिए, तब के ज़माने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी था। ये जो 1707 से 1719 तक 6-7 मुगल एम्परर बन गए। तो मुगल मतलब हर 1-2 साल के बाद जो सिक्का बनाने का जो टेक्निक होगा, मान लीजिए कुछ ऐसा एक फेस होगा, यहाँ पर नाम लिखा जाएगा फारसी में, तो ये पूरा उनको चेंज करना पड़ता होगा। ठीक है, ये अलग बात है। ठीक है, क्योंकि सिक्कों पर बादशाह का नाम या फेस कुछ होता था। ठीक है, तो अगर बादशाह इतनी जल्दी चेंज होना स्टार्ट कर दिया, तब तो मतलब हर दूसरे तीसरे साल में या 2-3 साल भी कुछ राजा नहीं रहे। ठीक है, जहांगीर शाह जैसे 1 साल ही राज कर पाए। ठीक है, तो 1 साल के बाद फिर से दूसरा सिक्का चलाना पड़ेगा, जो भी है। सो कॉइन्स वर मिंटेड विद द नेम ऑफ मुगल एम्परर। फिर क्या होता था, एनुअल ट्रिब्यूट दिया जाता था। एनुअल ट्रिब्यूट वाज पेड टू द मुगल एम्परर। तो ये क्या शो करता है कि ये लोग मानते हैं कि मुगल एम्परर है, हमारे ऊपर है, एक सेंट्रल अथॉरिटी है, लेकिन ये उनके हिसाब से नहीं चलते हैं। ये लोग खुद अपना पॉलिसीज बनाएंगे, खुद अपना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, खुद रेवेन्यू को कैसे खर्च करना है वो भी ये लोग ही डिसाइड करेंगे। सब कुछ ये लोग करेंगे, बस ये मानते हैं कि हाँ एक है। ठीक है, ये क्या है, रेबल स्टेट्स। रेबल स्टेट्स जो है ये कभी मुगल नॉबिलिटीज में बिलोंग ही नहीं करते थे। मुगल नॉबिलिटी से ये ताल्लुकात रखते ही नहीं थे। ये मुगल के रादर अगेंस्ट थे। क्यों अगेंस्ट थे? क्योंकि मुगलों ने इन जगह जिस जगह ये लोग राज किए हैं, इन जगहों पर अत्याचार हो या कब्जा हो, जबरदस्ती कब्जा हो, ये सब किया था। जैसे कि मैं मराठास का अगर मैं मान लूँ, तो ये कुछ बीजापुर, गोलकोंडा का कुछ एरिया इनके पास था। मैसूर का भी वही हाल है, बीजापुर का एरिया था। पंजाब तो सिख तो हमेशा से ही मुगलों के अगेंस्ट है, क्योंकि मुगलों ने सिख गुरुओं को मारा है। तो ये इसलिए ये जो एरियाज है, यहाँ पर हमेशा से ही मुगलों को एज एन इन्वेडर देखा जाता था। जैसे गोलकोंडा हो गया, बीजापुर हो गया, सिख कम्युनिटी भी हमेशा ही मुगलों के अगेंस्ट रही है। ठीक है, तो ये लोग हमेशा से ही मुगलों के अगेंस्ट ही थे। मुगलों से इनका कोई ताल्लुका था नहीं, ये मुगल नॉबिलिटी में बिलोंग भी नहीं करते थे। तो ये क्या हो गया कि मेजॉरिटी मेजॉरिटी नहीं, सिख को अगर मैं छोड़ दूं, क्योंकि सिखों के साथ तो मुगलों के शुरुआत से ही दुश्मनी थी ये। तो
जो सर्दर्न जो एरिया है जैसे मराठास और मैसूर, ये जो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में आ गया था, ये औरंगजेब की पॉलिसीज के कारण आ गया था। ठीक है ना। नहीं तो बीजापुर गोलकोंडा अगर ऐसे ही रहता तो शायद मराठास का कुछ राइज वगैरह होता नहीं था, क्योंकि छत्रपति महाराज शिवाजी के जो पिताजी थे वही गोलकोंडा के दीवान थे और अच्छे से ही चल रहा था। ठीक है, लेकिन जैसे ही बीजापुर औरंगजेब ने ज़बरदस्ती कैप्चर कर लिया, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो वो एक मौका दे दिया ना मराठास को राइज करने के लिए, मराठास को मुगलों के अगेंस्ट कर दिया। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, मैसूर भी बाद में जब टीपू सुल्तान और हैदर अली के टाइम पे वो भी मुगलों के कोई नॉमिनल रूल या कुछ को भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, सो ये क्या है कि ये जो एरियाज है ना, सम ऑफ दीज एरियाज, सम ऑफ दीज एरियाज, एक्चुअली सम नहीं, पूरा ही एरिया, मेजॉरिटी बोलना सही है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भी, जो 10वें सिख गुरु है, उनके साथ भी औरंगजेब ने बहुत खराब किया है। ठीक है ना, तो उनके बेटों को मार दिया, हमेशा ही लड़ाई करता रहा। तो औरंगजेब की पॉलिसीज तीनों जगह के लिए खराब रही है। राजपूत के लिए भी, राजपूत को भी धोखा दिया, ये दिया, हिंदुओं के मंदिर तोड़कर, ये तोड़कर, तो जो एक बॉन्डिंग था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा फिर, मेजॉरिटी ऑफ दीज एरियाज, majority of these areas were ill affected by Aurangzeb's policies like annexation of Bijapur and Golconda। बीजापुर और गोलकोंडा को कैप्चर करने से साउथ में एक पावर वैक्यूम भी क्रिएट हो गया, जिसका फायदा फिर मराठास ने और बाकी राजा रजवाड़े ने लिया है। ठीक है, मैसूर में पहले हम देखेंगे कि वोडियार डायनेस्टी था, तो वोडियार डायनेस्टी एक्चुअली विजयनगर एम्पायर से उसके बाद आई है। ठीक है, वो हम देखेंगे जब हम मैसूर पढ़ेंगे। ठीक है, सो दीज रूलर्स वर नॉट पार्ट ऑफ मुगल नोबिलिटी। ठीक है, समझ में आ रहा है। they did not accept they did not accepted nominal rule of मुगल्स। ठीक है, नॉमिनल रूल ऑफ मुगल्स ये लोग नहीं मानते थे, तो तो मुगल बादशाह का तो सिक्का चलेगा नहीं। ठीक है, तो वो सब तो आपको समझ में ही आ रहा है। तो ये सब चीज़ें थी, तो आपको समझ में आ गया होगा कि रेबल स्टेट्स कौन से हैं और सक्सेसर स्टेट कौन से हैं। ठीक है, तो जैसे ही मुगल एम्पायर वीक हो गया, तो इसके बाद क्या हुआ कि मेजोरिटी ऑफ द ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, क्या हो गया, मुगल सेंट्रल ऑथोरिटी एंड पावर started to decline, ये है ना। so leaders or rulers from these areas, तो रूलर्स ही कर देते हैं। औरंगजेब के टाइम, औरंगजेब की मृत्यु तक तो मराठास भी अपना खुद का एक राज्य एस्टेब्लिश कर ही चुके थे। सो रूलर्स फ्रॉम दीज एरियाज asserted देयर ऑटोनॉमी। हमेशा ही ऑटोनॉमी थी, ऐसा नहीं था कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज या छत्रपति संभाजी महाराज राज करते थे तो ये लोग ऑटोनॉमी नहीं थे, हमेशा से ही ये लोग ऑटोनॉमी ही बिलीव करते थे। ठीक है, लेकिन जैसे ही मुगल सेंट्रल अथॉरिटी वीक हो गया औरंगजेब के डेथ के बाद, तो ये लोग फिर लड़ाई वगैरह और एक्सपेंशनिज्म ये सब में आ गए। ठीक है, तो मुगल पावर को पूरा ही डिस्ट्रॉय हो गया उसके बाद। ठीक है, और मतलब हर जगह से चौथ वसूलना, मुगल जो टेरिटरी है वहां से भी चौथ वसूलना, ये सब कुछ कर पाए मराठास। ठीक है, ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे, अभी हम लोग पहले सक्सेसर स्टेट करेंगे, और सबसे पहले हम हैदराबाद करेंगे, उसके बाद कर्नाटक करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि जो
सक्सेसर स्टेट्स हैं, मतलब हैदराबाद और कर्नाटक, इन पे और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स है और जो फ्रेंच है, इनका एक अलग ही किस्सा चला है। तो वो हमें देखना है। तो हम लोग पहले हैदराबाद देखते हैं, इसके बाद कर्नाटक देखेंगे, और उसके बाद अवध देखेंगे, और लास्ट में बंगाल, या बंगाल पहले देख लेंगे, उसके बाद लास्ट में अवध देख लेंगे। ठीक है, बंगाल इंपॉर्टेंट है। अवध, अगर आप यूपीपीएससी के लिए कर रहे हैं तो पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, यूपीपीएससी के लिए भी पूरा कंटेंट मिल जाएगा, और यूपीएससी के लिए भी वो है ही। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हैदराबाद से। ठीक है, तो हैदराबाद स्टार्ट करते हैं। तो हैदराबाद में जो फाउंडर है उनका नाम है क्या, निज़ाम उल मुल्क। ठीक है, असफ जा। असफ जा ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करते थे, दुरानी ग्रुप को। दुरानी मतलब टर्किश। ठीक है, टर्किश ग्रुप को बिलोंग करते थे। अब आते हैं थोड़ा सा इसके लाइफ हिस्ट्री पर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इससे क्या होगा कि आपको कहानी की तरह समझ में आ जाएगा। तो देखिए, औरंगज़ेब के टाइम पे ही जो इनके जो दादाजी थे वो लड़े थे, और हैदराबाद जो सिटी जो जीता था, गोलकोंडा, तो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक, तो औरंगज़ेब जब, और उनकी वो उस स्ट्रगल में डेथ भी हो गई थी। ठीक है, तो इनका जो ओरिजिनल नाम है ये है कमरुद्दीन। ठीक है, ये निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क का जो ओरिजिनल नाम है ये है कमरुद्दीन। ठीक है, कमरुद्दीन। ये कमरुद्दीन जब 19 ईयर एज का था, तो ये इतना अच्छा तलवार वगैरह चलाता था कि इससे खुश होकर औरंगजेब ने इसको टाइटल दिया चिन किलिच खान का। ठीक है, चिन किलिच खान का। किलिच खान जो है वो उनके दादाजी का नाम है, तो जिनकी मृत्यु हो गई थी। और चिन मतलब और ये क्योंकि बहुत बड़े स्वर्ड्समैन थे, तो इसका पूरा मतलब हो गया कि बॉय स्वर्ड्समैन। ओके, तो खैर फिर फारूक सियार, फिर आते हैं फारूक सियार। ठीक, फारूक सियार ने इनको जो टाइटल दिया है, ये बस याद रखिएगा कि किसने इसको क्या क्या टाइटल दिया है। तो चिन किलिच खान ने चिन किलिच खान कौन सा टाइटल, किसने ये टाइटल दिया है, औरंगजेब ने। फारूक सियार ने क्या टाइटल दिया है, फारूक सियार ने निज़ाम उल मुल्क, निज़ाम उल मुल्क फतेह जंग। ठीक है, कब दिया था, 1713 में। और ये चिन किलिच खान ये अराउंड 1680। ठीक है, यहाँ तक। फिर जो मोहम्मद शाह थे, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह, तो इन्होंने इनको जो टाइटल दिया है वो है असफ जाह। ठीक है, असफ जाह ये सबसे बड़ा, मतलब इसका मतलब होता है ग्रैंड वजीर। ठीक है ना, सो वजीर का भी एक पोजीशन ऊपर मान लीजिए, वजीर सबसे ऊपर है, ये एक टाइटल है, ग्रैंड वजीर। ठीक है ना, तो ये एक था किंग सोलोमन के टाइम पे, जो भी हो। तो असफ जाह ये एक हाईएस्ट टाइटल है अपन ऑफ मुगल एम्पायर सब्जेक्ट। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मुगल बादशाहों ने बहुतों को बहुत कुछ उपाधियां टाइटल्स वगैरह दी है, तो ये सबसे हाईएस्ट ऑर्डर है जो कि दिया जा सकता है, असफ जा, जिसकी, और इसीलिए इसी के नाम पर ही उन्होंने अपनी डायनेस्टी स्टार्ट कर दी हैदराबाद में, जब वो हैदराबाद स्टेट के फाउंडर बने। अब आते हैं कि उनका लाइफ कैसा था। तो देखिए, सबसे पहले क्या था कि ये एक लॉयल जनरल थे औरंगजेब पे। तो लॉयल, बहुत ही ज़्यादा लॉयल थे। ऐसा नहीं है कि ये अपना खुद का डायनेस्टी बना लिए तो ये लॉयल नहीं थे मुगल एम्पायर के, बहुत ज़्यादा लॉयल थे, और इन्होंने कोशिश भी किया था कि मुगल एम्पायर को ठीक करने के लिए, लेकिन ऑब्वियसली वो हो नहीं पाया वैसा। तो लॉयल थे, तो लॉयल जनरल ऑफ
औरंगजेब के टाइम पे ही ये जनरल बन गए थे। बहुत ही कम उम्र में बने थे। इनके पूरा फैमिली ही नोबल था, तो शुरुआत से ही ट्रेनिंग भी मिली थी इनको वैसे ही। ठीक है। फिर 1707 आया, औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो ये न्यूट्रल रहे, मतलब किसी भी प्रिंस को सपोर्ट नहीं किया, किसी भी कैंप में ये नहीं गए। नेक्स्ट, बहादुर शाह ने इनको गवर्नर बनाया कुछ कुछ प्रोविंस का, और वो चेंज होता रहा। लेकिन जैसे ही फारूक सियार आता है, तो इनके राज में मुगल वाइसरॉय बनाकर भेजा गया था 1713 में, मुगल वाइसरॉय टू डेक्कन। और ये एक इंपॉर्टेंट फेज स्टार्ट होता है इनका। ठीक है। तो मुगल वाइसरॉय टू डेक्कन इनको भेजा गया था 1713 में। लेकिन सैयद ब्रदर्स जो थे, ये इनके बहुत ज्यादा अगेंस्ट थे, क्योंकि दोनों अलग ग्रुप से आते हैं ना, अगेंस्ट असफ जाह। ठीक है। और फारूक सियार किनकी मदद से आए थे? सैयद ब्रदर्स से। तो वो ज्यादा किसके तरफ झुकेगा? सैयद ब्रदर्स की तरफ। तो इसीलिए प्रॉब्लम्स थी। फिर जैसे ही मोहम्मद शाह बनता है, तो इनको क्या बना दिया जाता है? असफ जाह became the Asaf Jah became the viceroy, became the wazir of the empire। कब? जब मोहम्मद शाह राजा बना। कब राजा बना? ये 1719 में। तो 1719 में असफ जाह को वजीर बना दिया गया था एम्पायर का। और मोहम्मद शाह ऐसा क्यों किया? क्योंकि असफ जाह के मदद से ही वो राजा बना था, है ना। असफ जाह ने क्या किया था? सैयद ब्रदर्स को मार डाला था। ओके, सो किल्ड सैयद ब्रदर्स, जिसकी वजह से क्या हुआ? मोहम्मद शाह को गद्दी मिली, है ना। इसी की वजह से मोहम्मद शाह को गद्दी मिली। तो इसलिए इसको, ये मेन नॉवल था ना जिसने सपोर्ट किया था, तो उसको वजीर बना दिया गया। तो 1719 से 1722 तक वो वजीर बना रहा। और उसने कोशिश किया था कि मुगल या सल्तनत के जो भी प्रॉब्लम्स है इसको ठीक करने के लिए। ठीक है। सो ही ट्राइड टू इंट्रोड्यूस many रिफॉर्म्स। ठीक है ना। तो रिफॉर्म्स टू मेक द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन efficient एंड करप्शन फ्री। ठीक है। तो इसने कोशिश किया था कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट और करप्शन फ्री बनाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाने के लिए। ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जो बाकी जो नोबल्स थे, वो शुरू कर देते हैं इनका कान भरना मोहम्मद शाह का। तो मोहम्मद शाह क्या होता है कि धीरे धीरे अपने ही वजीर के ऊपर ज्यादा शक्कीबाज बन जाते हैं। ठीक है। तो शक करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, सो ही बिकेम ही ग्रेजुअली, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा पावर था ना असफ जाह का, तो लोग यही कहना स्टार्ट कर, जैसे बाकियों के टाइम में भी हुआ था, तो इसके टाइम में भी वही होना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये थोड़ा अलग व्यक्ति था। ये मतलब लॉयल था। ऐसा नहीं है कि मुगल एम्पायर को मार डालता, ये करता वो करता, ये ऐसा नहीं था। हाँ, पता नहीं, अगर बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता तो क्या करता पता नहीं वो। लेकिन ये ऐसा था नहीं कि वो मार देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। वो लॉयल था, वो बहुत ज़्यादा लॉयल था टुवर्ड्स द मुगल थ्रोन। सो लेकिन जैसे कि आपको पता ही है कि इसका कान भरना स्टार्ट कर दिया, और इसको फ्लैटरी वगैरह बहुत पसंद, मतलब कोई इसकी अगर चापलूसी करता है, इसको मीठे मीठे बोल बोल के कान भरता है, तो वो उसके बातों में आ जाता है, क्योंकि इसका खुद का तो कुछ दिमाग है नहीं मोहम्मद शाह का। ये तो हमेशा लड़कियों और वाइन में, मदिरा पान में डूबा रहता था, और कथक डांसर था। ठीक है। तो डांस मुजरा ये सब चलता रहता था मुगलिया कोर्ट में। तो हमेशा ही, क्योंकि ये प्लेजर में लीन था, तो इसको उतनी ज़्यादा पड़ी नहीं थी। लेकिन ये असफ जाह जो है ना, ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी है, अच्छा कमांडर भी है, बस अच्छा लीडर भी है। तो ये अच्छा इंसान है। मतलब अगर ये राजा बनता तो शायद मुगल एम्पायर और भी चलता। लेकिन मोहम्मद शाह जो राजा थे,
क्योंकि पावर तो आफ्टर ऑल राजा के पास ही थी, तो इसलिए ये उतना कर नहीं पाए जितना वो कर सकते थे, पोटेंशियल था। और मोहम्मद शाह अगर अच्छे इंसान होते तो मोहम्मद शाह ने अच्छा खासा राज किया था, कुछ 1719 से कुछ 1748 तक, ठीक है ना, अच्छा खासा राज किया था, लेकिन वो फिर भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो उनका खुद का कैरेक्टर वीक था, है ना, उनका खुद का कैरेक्टर वीक था। जब ये इसलिए कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। खैर, हम लोगों ने वो बातें ऑलरेडी कर ली हैं तो उसको फिर से दोहराएंगे नहीं। सो ही ग्रेजुअली स्टार्टेड or became he gradually became suspicious he gradually became suspicious to his own wazir, ठीक है। he gradually became suspicious to his own wazir, मतलब असफ जा। तो ये सब असफ जा क्या नहीं समझ पा रहा था, असफ जा भी समझ पा रहा था। असफ जा बहुत चालाक भी था, तो ये सब देख के असफ जा को बहुत दुख हुआ। असफ जा उतना फिर क्या किया कि अपना खुद का एम्बिशन को लेके साउथ चले गए, ठीक है। तो ही लेफ्ट द मुगल सीइंग, इससे पहले ऐड कर लीजिए, सीइंग द डिस्ट्रस्ट ऑफ द एम्परर। अब देखिए, इसको भी पता है ना कि अगर एम्परर बहुत ज्यादा इससे खफा होने लग जाए या इस पर शक करना स्टार्ट कर दे, एम्परर इसको कभी भी मरवा भी सकता है, ठीक है, एम्परर इसको कभी भी मरवा भी सकता है। तो ये वो खुद भी जानता है, तो इस सब में ना पढ़ के ये इसने छोड़ दिया। ही लेफ्ट द मुगल कोर्ट एंड द पोस्ट ऑफ वजीर एंड डिसाइडेड टू परस्यू हिज ओन एम्बिशन, ठीक है, ओके। तो 1724 में फिर जो इंपॉर्टेंट साल आता है वो है 1724। 1724 में इसने जो मुगल का जो वाइसरॉय था टू डेक्कन, मुबारिज खान, इसको बैटल ऑफ शकरखेदा में मार दिया और अपना खुद का डायनेस्टी बना लिया। 1724 में ही डिफीटेड and killed the governor of डेक्कन, ठीक है। तो डेक्कन के जो वाइसरॉय थे, गवर्नर थे, तो उनको मार दिया, वाइसरॉय नहीं गवर्नर थे, ठीक है। सो डेक्कन के जो गवर्नर थे मुबारिज खान, ठीक है, मुबारिज खान, इनको मार दिया इन द बैटल ऑफ खेदा या शक्कर खेदा, इन द बैटल ऑफ शक्कर खेदा या सिर्फ खेदा, जो भी है, ठीक है। एंड ओके, सो इन द बैटल ऑफ शक्कर खेदा या सिर्फ खेदा, जो भी आप बोलना चाहे बोल सकते हैं। एंड established the असफ जाही डायनेस्टी। और मुगलों ने भी इनको एज वाइसरॉय मान लिया, ठीक है। तो मुगल ने भी इनको वाइसरॉय मान लिया और कुछ किया नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो लोग इस पर अटैक कर दे या कुछ कर दे, तो ऐसा कुछ किया नहीं। सो अगर मैं कमरुद्दीन की बात करूं, मतलब असफ जा, तो ही ऑल्सो नेवर डिक्लेयर्ड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ओके। तो इसने भी ऐसा नहीं है कि डिक्लेयर कर दिया कि नहीं मैं तो अब मुगल एम्पायर से बाहर हूं, मैं अलग ही एक किंगडम हूं, इसने कभी वो नहीं कहा, ठीक है ना, ओके। इंडिपेंडेंट रूलिंग अथॉरिटी थी, मतलब ऑटोनॉमस पूरी लगभग थी इसके पास, लेकिन खुद कभी डिक्लेयर नहीं किया, ओके। सो ही ऑल्सो नेवर डिक्लेयर्ड फॉर्मली इंडिपेंडेंस फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, इसने कभी डिक्लेयर नहीं किया। इसके पास सब राइट्स थे, मतलब ही कुड अपॉइंट, रिमूव और ट्रांसफर
ऑफिशियल्स create laws under his own name. देखिए, ओन नेम का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि आज अगर किसी ऑफिसर को कहीं पर अपॉइंट किया जाता है तो वो कौन करता है? हेड ऑफ द स्टेट। मतलब वो प्रेसिडेंट के, आज के डेट में प्रेसिडेंट के सील और स्टैंप से वो होता है। तो प्रेसिडेंट है हेड ऑफ द स्टेट, है ना। तो जिसके नाम पे ये सब कुछ चीजें चलती है वो हेड है स्टेट का। तो इसके नाम पे हो रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि हैदराबाद में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? ये है। ये खुद अपना लॉ बना सकता है, ट्रांसफर ऑफिशियल्स, अपॉइंट, रिमूव, सब कुछ कर सकता है अंडर हिज ओन नेम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ओन नेम का मतलब इंपॉर्टेंट है। फिर ये वो क्या कर सकता है कि वो एक आर्मी मेंटेन कर सकता है, मेंटेन हिज ओन आर्मी। तो आर्मी मेंटेन कर सकता है, युद्ध अपने हिसाब से कर सकता है, किसी से उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। कल मान लीजिए कि इसको मराठों के साथ युद्ध करना है या मैसूर के साथ युद्ध करना है, तो उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है दिल्ली से, वो खुद अपनी कार्रवाई कर सकता है। ब्रिटिशर से अगर इसको हेल्प चाहिए तो वो खुद ले सकता है। ठीक है, सो मेंटेन हिज ओन आर्मी, ओन फ्लैग, एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो समझ में आ रहा होगा, उम्मीद तो यही है। ठीक है, इसके बाद फिर मराठों ने इन पर अटैक कर दिया, मतलब बाद में इसके मारे जाने के बाद शायद हुआ था, वो एक बार देख लेंगे, मराठा एग्जैक्ट ईयर वगैरह हम देख लेंगे। ठीक है, तो मराठों के साथ युद्ध में फिर इसका क्या हुआ कि डेक्कन जो है, डेक्कन का चौथ पेशवा बाजीराव के टाइम पे हुआ। तो निज़ाम के टाइम में ही, मतलब जो असफ जाह है उसके टाइम में ही ये क्या हुआ कि मराठों ने इन पर अपना टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर दिया। सो डेक्कन से चौथ मराठे लेना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि ये जो हैदराबाद है, हैदराबाद एक ट्रिब्यूटरी स्टेट, ट्रिब्यूटरी या वैसल स्टेट, मतलब जो मराठों को ट्रिब्यूट देता है, तो वैसल स्टेट बन गया ऑफ मराठास। ठीक है, और ऐसा चलता रहा। ठीक है, ऐसा चलता रहा। तो मतलब लगभग डेक्कन या हैदराबाद अपना पूरा इतिहास में कभी इंडिपेंडेंट था नहीं। असफ जाह ने कभी अपने आप को मुगलों से इंडिपेंडेंट माना नहीं था। मुगल थे, मतलब मुगल के ही पार्ट मानते थे, लेकिन वो अपना खुद का एक पूरा ऑटोनॉमी चलाते थे। लेकिन मराठों ने उनको बहुत तकलीफ दी, तो मराठास जो है इनसे वो कभी जीत नहीं पाए। ठीक है, पर आपको पता ही है कि मराठास जो है बहुत ही ज़्यादा ब्रेव थे। पेशवा बाजीराव अपना एक भी युद्ध हारे नहीं। तो तो मराठास के सामने तो इनकी बोलती बंद हो जाती थी, असफ जाह। तो मराठास के सामने ये कभी जीत नहीं पाए, तो और मराठास को इनको चौथ देना पड़ता था, मतलब ट्रिब्यूट्स वगैरह सब और टैक्स कलेक्शन ये सब मराठास को मिल गया राइट। ठीक है, मुगलों ने भी दे दिया था, आपको पता ही है कि चौथ का राइट डेक्कन में मराठास के लिए। ठीक है, तो ये सब हो गया था। तो एक वेसल स्टेट की तरह था मराठास का, मतलब मराठास का सबऑर्डिनेट पावर बन गया। ठीक है, ओके। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मराठास वीक पड़े, अ, हैदराबाद हैदराबाद ने सब्सिडियरी अलायंस, मतलब ब्रिटिशर्स के साथ, वो हम देखेंगे आज ही, सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, वेलेस्ली का, तो वह भी हम देखेंगे, आज ही देखेंगे। और फिर ये क्या बन गया, ब्रिटिशर्स के अंडर क्लाइंट किंग्स, है ना। सो निज़ाम्स को ऐसे लिख सकते हैं, निज़ाम्स वेर अलाउड टू रूल हैदराबाद as subordinate rulers. Subordinate to whom? To the British crown. ठीक है, जब ब्रिटिश पैरामाउंसी और फिर 1815 में क्वींस प्रोक्लेमेशन ये सब हो गया, तो फिर क्या हो गया कि जो मेन पावर है पैरामाउंसी, वो किसका है? ब्रिटिश क्राउन का। सो सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश क्राउन। मतलब क्या हुआ कि ये अपने स्टेट में अब पूरा ऑटोनॉमी है, लेकिन
ये भी सबऑर्डिनेट है टू द ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के आगे इनको भी झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। और एज सबऑर्डिनेट रूलर स्टिल इन्होंने कब तक राज किया? 1948 तक, ठीक है, 1948 तक, जब ऑपरेशन पोलो हुआ, ठीक है। तो ऑपरेशन पोलो क्या है? एक पुलिस एक्शन है, पुलिस एक्शन है, पुलिस एक्शन ऑफ द इंडियन स्टेट, ऑफ पुलिस एक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट हो गया था, इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया अगेंस्ट हैदराबाद। तो ये कभी कभार पूछा जाता है कि ये क्या है? ये पुलिस एक्शन अगेंस्ट हैदराबाद, ठीक है। और इस तरीके से हैदराबाद जो है वो इंडियन यूनियन के अंदर आ गया। हैदराबाद का जो लोकेशन है वो कुछ इस तरीके का है। अब क्या होना स्टार्ट कर दिया कि जो हैदराबाद का जो प्रोविंस है, इसका जो नवाब है, निज़ाम है, वो अब अलायंस बनाना स्टार्ट कर रहा था पाकिस्तान के साथ। अब इंडिया के अंदर ही इतना बड़ा अगर होल रहेगा, तो एक तो कंटिन्यूटी या कंटिग्युअस, जियोग्राफिकली जो कंटिग्युअस एरिया, वो उसमें एक प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि आप फिर सोचिए ना, ऐसे करके आप नहीं जा सकते, आपको ऐसे घूम के जाना पड़ेगा। एक ये भी वजह थी ना कि अशोक ने कलिंग क्यों विजय प्राप्त की, क्योंकि कलिंग का भी कुछ ऐसा ही था, कलिंग ऐसा था, ठीक है ना। तो मान लीजिए यहाँ पर पाटलिपुत्र था, तो वो यहाँ से नहीं जा सकता था, उसको ऐसे करके जाना पड़ता था। तो वो भी एक ट्रेड रूट्स और कोस्टल जो पोर्ट्स वगैरह ये सब खुल गया था। तो कलिंग इसलिए इंपॉर्टेंट भी था मौर्यस के टाइम में। और इंडिया के टाइम में ये एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता, फिर स्ट्रेटेजिक लोकेशन हो जाता पाकिस्तान के लिए। ये इंडिया अच्छे तरीके से समझ सकती थी। और ये भी था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी, जो यहाँ के लोकल्स थे वो हिंदू मेजॉरिटी थे। और जो हिंदूज और मुस्लिम्स जो पेजेंट्स थे वो भी निज़ाम के राज से खुश नहीं थे। पेजेंट्स मतलब हिंदू एंड मुस्लिम पेजेंट्स ने कई बार रिवॉल्ट किया है, ओके, कई बार रिवॉल्ट किया है। तो इन सब चक्कर के कारण इन सब को रीजंस के तहत हमारे जो होम मिनिस्टर थे तभी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो उन्होंने डिसाइड किया कि हैदराबाद को हमें लेना पड़ेगा। तो इसलिए यह ऑपरेशन पोलो हुआ और हैदराबाद फिर इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। एग्रीमेंट साइन हुआ और हम लोग और हैदराबाद इंडिया का पार्ट बन गया, ठीक है। तो ऐसा हुआ। और तो 1948 तक निज़ाम का राज चला, ठीक है। ओके, सो ये हो गया हैदराबाद। अब हैदराबाद को हम लोग फिर से देखेंगे। हैदराबाद में ये जो असफ जा वान, मतलब जो पहला है, ये जब मर गया, इसकी जब मृत्यु हो गई, तब फिर से थ्रोन के लिए लड़ाई शुरू हो गई। और इसमें ब्रिटिश और फ्रेंच लोग आ गए, इंडियन पॉलिटिक्स में उनका एंट्री होता है। तो हम देखेंगे पहले हम कर्नाटक, क्योंकि ये जो हैदराबाद और कर्नाटक है ये दोनों आपस में लिंक्ड है, तो हम लोगों को पहले कर्नाटक भी देख लेना पड़ेगा, फिर ये कहानी हम लोग करेंगे कि असफ जाह जो हैदराबाद का है और कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक, इन दोनों का हम लोग फिर एक साथ देखेंगे। यहाँ पर भी वही हुआ, थ्रोन के दावेदार थे, तो लड़ाई शुरू हो गई और ब्रिटिश और फ्रेंच आ गए इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो हम लोग इसके बाद क्या स्टार्ट कर रहे हैं अभी? कर्नाटक, ओके। सो कर्नाटक स्टार्ट कर रहे हैं, ओके। तो सबसे पहले कर्नाटक एक बार देख लेते हैं कि कहाँ पर है, मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। तो मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है, मतलब सदर्न पोर्शन का है। तो जो कोरोमंडल कोस्ट है, ये है आपका कर्नाटक, ठीक है, कर्नाटक या कोरोमंडल कोस्ट। और थोड़ा सा अंदर तक है, ऐसा टाइप का है, लेकिन कोस्टल रीजन यही है, ठीक है, कोस्टल रीजन यही है, लेकिन जो कर्नाटक प्रोविंस है वो थोड़ा सा अंदर तक है, ठीक। सो और इसके ऊपर आ जाता है फिर नॉर्दर्न सरकार्स, इसके ऊपर आ जाता है नॉर्दर्न सरकार्स, ठीक है। और इसके ऊपर फिर आ जाता है उत्कल प्लेन्स, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन पूरा, इसको ऐसे करके डिवाइडेड है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ये नॉर्दर्न सरकार है, ये आपका बिटवीन महानदी एंड कृष्णा रिवर्स, ठीक है। और ये जो करमंडल कोस्ट या कर्नाटिक जो एरिया है, ये आपका कृष्णा एंड कावेरी, और थोड़ा सा और नीचे भी जाता है, लेकिन ठीक है, कृष्णा और कावेरी रिवर्स के बीच का है, ठीक है, ओके। उत्कल प्लेन सबका है नॉर्थ ऑफ महानदी रिवर जो है पूरा, महानदी महानदी रिवर, ठीक है, ओडिशा में। तो ये आपका पूरा ओडिशा प्लेन्स हो गया। ठीक है, ओडिशा कोस्टल प्लेन्स। ये जो नॉर्दर्न सर्कल्स है, ये आपका नॉर्दर्न सर्कल्स जो है ये आपका ओडिशा एंड आंध्रा प्लेन्स में आता है, ठीक है, ओडिशा और आंध्रा प्लेन्स में आता है। उसके बाद जो कर्नाटिक है, ये आपका थोड़ा लोअर पार्ट ऑफ आंध्रा प्लेन्स एंड तमिलनाडु, तमिलनाडु प्लेन्स, ठीक है। तो ये है आपका जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन रीजन, ठीक है, इंडिया का। ये हम देखेंगे बाद में ज्योग्राफी में भी। लेकिन ये जो कर्नाटिक प्रोविंस है, ये कुछ इस तरीके का है, मान लीजिए ये एरिया है, ठीक है, इस तरीके का प्रोविंस है। तो कर्नाटिक है क्या फिर? कर्नाटिक फिर है क्या? कर्नाटिक कोरोमंडल कोस्ट है, ठीक है। सो कर्नाटिक was the Coromandel coast, ठीक है, एंड इट्स हिंटरलैंड। हिंटरलैंड मतलब कोस्ट तो मान लीजिए इतना तक ही होगा, कोस्ट तो मान लीजिए इतना तक होगा, तो सिर्फ वो तो एक प्रोविंस नहीं हो सकता ना, तो जो एक्चुअल रीजन है वो थोड़ा अंदर तक फैला हुआ है, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसा करके, तो ये हो गया आपका कर्नाटिक प्रोविंस, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब देखिए ये जो था कर्नाटिक was the province was a province was a province of Mughals और मुगल इंडिया, ठीक है। तो कर्नाटक एक प्रोविंस था, बट विथ द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, द गवर्नर ऑफ कर्नाटक, नवाब सादतुल्ला खान, डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी, ठीक है। सो डिक्लेयर्ड ऑटोनॉमी, ही फ्रीड himself from the Mughal control, okay, and made his office hereditary। तो ये हो गया आपका कर्नाटक का जो मेन फाउंडर है, नवाब सादतुल्ला खान, ठीक है। अब आते हैं कि जो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? वो है जब नवाब जी को अपना उत्तराधिकारी डिक्लेयर करना होता है। सो नवाब सादतुल्ला खान, ओके, सो नवाब सादतुल्ला खान appointed his nephew Dost Ali, as the next successor, ठीक है। तो नेफ्यू को
दोस्तली को बना दिया उत्तराधिकारी। अब क्या होता है कि मराठास जो है, मराठास अटैक्ट कर्नाटिक रीजन, कर्नाटिक एंड killed Dostali and took his son-in-law Chanda Sahib as prisoner to Satara। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से पूरा टर्न अराउंड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मराठास ने क्या किया, कर्नाटक में अटैक किया और दोस्तली को मार डाला, मतलब उत्तराधिकारी जो युवराज था उसको मार दिया। और उसके बाद जो अगर होने वाला था सन इन लॉ चंदा साहिब, इसको बंदी बना लिया और सातारा लेकर चले गए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, राजगद्दी तो खाली नहीं हो सकती। सो क्या हुआ कि अनवरुद्दीन नाम का एक व्यक्ति आता है और वो थ्रोन पे बैठ जाता है। ठीक है, सो अनवरुद्दीन as a result became the Nawab of कर्नाटक। ठीक है, अनवरुद्दीन जो है वो नवाब ऑफ कर्नाटक बन जाते हैं। और फिर क्या करते हैं मराठास, फिर मराठास क्या करते हैं कि इनके जो सन इन लॉ थे चंदा साहिब, इनको अब रिलीज कर देते हैं। चौथ वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाता है तो इनको रिलीज कर देते हैं। सो एंड मराठास रिलीज्ड चंदा साहिब। अब आप समझ ही पा रहे हैं कि क्या होने वाला है, कि अनवरुद्दीन एक पावर है और चंदा साहिब है, दोनों ही थ्रोन के उत्तराधिकारी है। अब दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी और इस लड़ाई में ब्रिटिश और फ्रेंच कूद पड़ेंगे और यहीं से स्टार्ट होता है यूरोपियन इन्फ्लुएंस इन इंडियन पॉलिटिक्स। इन दोनों के बीच का पावर स्ट्रगल इंडियन पॉलिटिक्स है। ये दोनों में से कोई लड़े मरे राजा बने, इनमें इनका कोई रोल नहीं होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि ये लोग इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्यों, अपने खुद के बेनिफिट के लिए। ठीक, ओके, ठीक है। द कर्नाटिक अफेयर्स started to decline rapidly due to the ongoing power struggle between the two contenders of the throne। ठीक है, तो इनके बीच में पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो गया। अब इसमें क्या किया, यूरोपियन, ब्रिटिश और फ्रेंच कूद पड़े। दिस गेव an opportunity to the European trading companies to directly, companies mainly British or French, mainly British and French, to intervene in Carnatic politics। ठीक है, और इसी के बाद शुरू हो जाता है, इसके बाद शुरू हो जाता है कर्नाटिक वॉर्स। ठीक, तो कर्नाटिक वॉर्स एक वाटरशेड मोमेंट है इंडियन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। ठीक है, कर्नाटिक वॉर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट्स है। तो कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो जाता है जैसे ही ये प्रॉब्लम जो थ्रोन को लेकर हुई, इसके साथ ही कर्नाटिक वॉर जो है ये स्टार्ट हो जाता है। 3 कर्नाटिक वॉर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये तीनों के तीनों एक्चुअली मतलब थे तो इंडियन पावर्स, लेकिन नाम के वास्ते, लेकिन एक्चुअली पीछे से कौन लड़ रहा था, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ये दोनों लड़ रहे थे। ठीक है, और तीनों जो वॉर है ये तीनों का इंटरनेशनल इवेंट्स से ये लिंक।
ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ब्रिटिश और फ्रेंच लड़ रहे, नहीं, जहां जहां ब्रिटिश और फ्रेंच है वहां वहां वो लोग लड़ रहे हैं। यूरोप में लड़ रहे हैं, अमेरिका में लड़ रहे हैं, इंडिया में लड़ रहे हैं, जहां जहां आपका ब्रिटिश और फ्रेंच है वहां वहां वो लोग लड़ रहे हैं। ठीक है। तो सिर्फ ये इंडियन कंटेक्स्ट में नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में है। जहां जहां ब्रिटिश और फ्रेंच है वहां वहां वो लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर है वो स्टार्ट होता है 1742 से 1748। ठीक है, 1742 से 1748। सो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ऑस्ट्रियन सक्सेशन और स्ट्रगल, या वॉर कह सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। देखिए ये ऑस्ट्रियन है, हाँ, यूरोप, जो ऑस्ट्रिया हंगरी जो एम्पायर था उसका हैब्सबर्ग एम्पायर। ओके, सो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, तो ये था मेन रीजन एक्चुअली। यहां पर एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था, एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था, उसका स्पिल ओवर इफेक्ट है कर्नाटिक। ठीक है, इसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है? कर्नाटिक। ठीक है, तो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन में दो दावेदार थे, एक था और एक थी मारिया थेरेजा, और दूसरा था चार्ल्स एल्बर्ट। ठीक है, और इनको सपोर्ट कर रहा था ब्रिटेन और इनको फ्रेंच। ठीक है, और इन दोनों के बीच में एक लड़ाई चल रही थी यूरोप में। ठीक है, अब इंडिया क्योंकि पूरा यूरोप का भी चल ही रहा है सब कुछ, तो इंडिया में भी जहां जहां ये लोग हैं वहां वहां लड़ाई करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इंडियन कंटेक्स्ट में लड़ाई कैसी चलती है? इंडियन कंटेक्स्ट में, इंडियन कंटेक्स्ट में लड़ाई किसके बीच में चलती है? देखिए, इंडिया में क्या हुआ था कि जो फ्रेंच गवर्नर है इंडिया में, फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स इंपॉर्टेंट फिगर है, आंसर में आपको लिखना ही पड़ेगा अगर यहां से कोई क्वेश्चन है। सो फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लेक्स अटैक्ड मैड्रास, मैड्रास जो कि ब्रिटिशर्स का फोर्ट है, सो अटैक्ड मैड्रास। यहां पर एक बैटल भी हुआ था, बैटल ऑफ सेंट थॉम। ओके, तो ब्रिटिशर्स अब मद्रास में हो रहा था, और मद्रास रीजन में जो बड़ा पावर था, नवाब था, वो कौन है? कोरोमंडल कोर्स कर्नाटिक, तो नवाब अनवरुद्दीन। ठीक है, तभी वो पावर में था ना। सो ब्रिटिशर्स अपील्ड टू द नवाब ऑफ कर्नाटिक, जो तभी नवाब थे, कौन? अनवरुद्दीन। अनवरुद्दीन फॉर हेल्प। ठीक है, नवाब सेंट हिज फोर्सेस अगेंस्ट फ्रेंच, तो इंडियन कंटेक्स्ट में कौन कौन लड़ रहे थे? नवाब अनवरुद्दीन, और सपोर्ट ब्रिटेन, ब्रिटेन ने इनसे मदद मांगी थी, और यहाँ पर फ्रेंच, और फ्रेंच गवर्नर कौन थे? ड्यूप्लेक्स। ठीक है, तो इनमें लड़ाई होती है और फ्रेंच हरा देता है नवाब अनवरुद्दीन को। ठीक है, ओके, सो ही फेस्ड अ क्रशिंग डिफीट, अ क्रशिंग डिफीट टू द फ्रेंच। ठीक है, सो हरा देता है। ओके, ठीक है यहाँ तक। ओके, सो क्रशिंग डिफीट फेस करता है कौन? अनवरुद्दीन। ठीक है, और इसी के साथ जो
यूरोप का जो वॉर जो चल रहा था वो खत्म हो जाता है. ओके, सो द वॉर ऑफ सक्सेशन in Europe ended, which led to the end of First Carnatic War. ठीक है, अब कोई भी वॉर जब खत्म होता है ना तो एक ट्रीटी साइन होता है, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रीटी साइन होता है कि ठीक है हम इन कारणों की वजह से लड़े तो हम लोगों ने ये अचीव किया, ये अचीव किया, ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है. तो एक ट्रीटी हमेशा ही साइन होती है. अगर ट्रीटी साइन नहीं हुई तो वो वॉर का एंड नहीं माना जाता है. जैसे कि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, वो हमेशा ही कहा जाता है कि ये लोग अभी भी वॉर में है. ठीक है, जो भी. सो ट्रीटी यहाँ पर जो साइन हुआ, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही पड़ेगा, पूछता है. ठीक है, तो ये फ्रेंच नेम है, आप लोग जैसे करके प्रोनाउंस कर सकते हैं. शायद एला चैपल कुछ ऐसा करके प्रोनाउंस होगा. ठीक है, सो ये ट्रीटी साइन होती है. ओके, और इसके टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से, सो एज पर द ट्रीटी, English possessions in India, that is Madras, was returned and French also got back their North American territory. एक ट्रेड हो गया. क्या हुआ था कि ये लोग तो लड़ रहे थे हर जगह, इंडिया में लड़ रहे थे, यूरोप में लड़ रहे थे, यहाँ पर आपका नॉर्थ अमेरिका में लड़ रहे थे. तो नॉर्थ अमेरिका में फ्रेंच वाज डिफीटेड और यहाँ पर फ्रेंच वाज विक्टोरियस. तो नॉर्थ अमेरिका में जो टेरिटरीज ब्रिटेन ने ऑक्यूपाई कर ली थी वो इनको रिटर्न कर देते हैं, और यहाँ पर फ्रेंच ने जो ऑक्यूपाई कर लिया था वो फिर से ब्रिटेन को रिटर्न कर देता है. ठीक है, तो ऐसे करके ये वॉर एंड हो जाता है. सॉरी. लेकिन जो सबसे बड़ा जो चीज हुआ इस वॉर से वो ये था, सिग्निफिकेंस क्या है. देखिए, जो फ्रेंच आर्मी थी ना, फ्रेंच आर्मी वॉज वेरी स्मॉल इन नंबर, very small in number in comparison to the Nawab's army. Okay, so यहां से एक मैसेज गया to the European power. So this war sent a message to the European powers. अभी क्योंकि मेनली ब्रिटेन और फ्रेंच ही बाकी थे, तो यूरोपियन पावर्स, mainly Britain and French, that even a small but modern and disciplined army could easily defeat a much larger इंडियन आर्मी. ठीक है, तो ये सबसे बड़ा पॉइंट साबित हुआ. ठीक है, कि यूरोपियन पावर्स को समझ में आने लगा कि हमारे सामने ये जो इंडियन पावर्स है, इनके इतने बड़े बड़े सेना है, ये कुछ काम का नहीं है. ठीक है, क्योंकि ना तो ये मॉडर्न वे में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, ठीक है, ना ही इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वॉरफेयर के, और ना ही ये जो मॉडर्न डिसिप्लिन्ड आर्मी, मतलब जो पूरा फॉर्मेशंस होता है आर्मी को, सैलरी वाला आर्मी होगा, वो सब भी नहीं था इंडिया में. ठीक है, तो आर्मी स्ट्रक्चर बहुत प्रॉब्लमेटिक था इंडिया में. तो और ये बात इनको अच्छे तरीके से समझ में आ गई. और एक बात जो इस वॉर में समझ में आई वो था इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल फोर्स. फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों ही नेवल फोर्स थे, लेकिन क्योंकि फ्रेंच अच्छे तरीके से नेवल पावर को मोबिलाइज कर पाए इस वॉर में इंडिया में, तो और जिसकी वजह से
वो अच्छे तरीके से जीत भी पाए। तो ये शो किया कि नेवल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप लोग जब लिख रहे हैं ना तब पढ़ पढ़ के लिखिएगा, मतलब बोल बोल के लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि यहीं पर आपका, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं पीडीएफ से भी करा सकता हूँ, ठीक है ना। पीडीएफ से नहीं कराने का एक ही मात्र जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आप सोते सोते ना पढ़े, ठीक है ना, आप एक्चुअली पूरा एक्टिव स्टडी करें, ठीक है। तो इसीलिए तो आप लोग अगर ये नहीं करते हैं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यही बात है। चलिए फिर आते हैं कि सेकंड कर्नाटिक वर्ड में, ठीक है। जस्ट अ मिनट। हाँ ठीक है। मॉडर्न एंड डिसिप्लिन आर्मी could easily could easily defeat a much larger इंडियन आर्मी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट साबित हुआ, ठीक है, कि यूरोपियन पावर्स को समझ में आने लगा कि हमारे सामने ये जो इंडियन पावर्स है, इनके इतने बड़े बड़े सेना है, ये कुछ काम का नहीं है, ठीक है। क्योंकि ना तो ये मॉडर्न वे में ऑर्गेनाइज्ड आर्मी है, ठीक है, ना ही इनके पास मॉडर्न इक्विपमेंट्स है वॉरफेयर के, और ना ही ये जो मॉडर्न डिसिप्लिन्ड आर्मी, मतलब जो पूरा फॉर्मेशंस होता है, आर्मी को सैलरी वाला आर्मी होगा, वो सब भी नहीं था इंडिया में, ठीक है। तो आर्मी स्ट्रक्चर बहुत प्रॉब्लमेटिक था इंडिया में। तो और ये बात इनको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और एक बात जो इस वॉर में समझ में आई, वो था वो था इम्पोर्टेंस ऑफ नेवल फोर्स। फ्रेंच और ब्रिटेन दोनों ही नेवल फोर्स थे, लेकिन क्योंकि फ्रेंच अच्छे तरीके से नेवल पावर को मोबिलाइज कर पाए इस वॉर में इंडिया में, तो और जिसकी वजह से वो अच्छे तरीके से जीत भी पाए। तो ये शो किया कि नेवल पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप लोग जब लिख रहे हैं ना तब पढ़ पढ़ के लिखिएगा, मतलब बोल बोल के लिखिएगा, ठीक है ना, ताकि यहीं पर आपका, इसलिए मैं लिखा रहा हूँ आपको, नहीं तो मैं पीडीएफ से भी करा सकता हूँ, ठीक है ना। पीडीएफ से नहीं कराने का एक ही मात्र जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि आप सोते सोते ना पढ़े, ठीक है ना, आप एक्चुअली पूरा एक्टिव स्टडी करें, ठीक है। तो इसीलिए तो आप लोग अगर ये नहीं करते हैं तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो यही बात है। चलिए फिर आते हैं कि सेकंड कर्नाटिक वर्ड में, ठीक है। ठीक है, आते हैं अब सेकंड कर्नाटिक वर्ड में। ये चला 1749 से 1754 तक, मतलब 48 में फर्स्ट कर्नाटिक वॉर खत्म हुआ, 749 से सेकंड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसका रीजन क्या है? रीजन वही एंग्लो फ्रेंच राइवलरी। सो इसका रीजन वही एंग्लो फ्रेंच राइफलरी, यही था पूरा जड़, ठीक है, सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का जड़ यही है, ओके। सो अब क्या होता है कि 1748 में 1748 में निज़ाम उल मुल्क, जो हैदराबाद वाले थे ना, नवाब, जिन्होंने इंडिपेंडेंस या ऑटोनॉमी डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, तो इनकी मृत्यु हो जाती है। तो निज़ाम उल मुल्क डाइड। अब इनकी मृत्यु हो गई तो क्या होगा? यहाँ पर भी एक स्ट्रगल होगा, स्ट्रगल फॉर द थ्रोन, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ कि फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में अब यहाँ पर दो स्ट्रगल स्टार्ट हो गया, ठीक है। मराठास ने क्या किया इसी टाइम पे 1748 में, 1748 में मराठास ने क्या किया कि वो जो चंदा साहेब था, चंदा साहेब, उसको रिलीज कर दिया, ठीक है, चंदा साहेब को रिलीज कर दिया। तो और लेकिन वहां पर अनवरुद्दीन ऑलरेडी नवाब बन चुका था, ठीक है। तो कर्नाटक में दो पावर सेंटर्स हो गए जिनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है, और हैदराबाद में दो पावर सेंटर्स हो गए जिनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है, ठीक है। तो हैदराबाद में कौन कौन थे?
एक थे मुजफ्फर जंग, ठीक है, और दूसरे थे नासिर जंग। ठीक है, याद रहेगा। एक थे मुजफ्फर जंग और एक थे नासिर जंग। ठीक है, मुजफ्फर जंग जो थे ये आपके ग्रैंडसन थे ऑफ निजाम उल मुल्क। और ये तो ग्रैंडसन हो गए। और ये जो नासिर जंग है, सॉरी, ये जो नासिर जंग है ये सन थे। ओके, सन ऑफ निजाम उल मुल्क। ठीक है, तो मतलब सन और ग्रैंडसन के बीच में झगड़ा स्टार्ट हो गया। और कर्नाटक में क्या हुआ? कर्नाटक में भी दो पावर सेंटर्स हो गए। एक तो थे चंदा साहिब, और दूसरे थे कौन, जो अभी नवाब है, सो नवाब अनवरुद्दीन। अब उनको तो मार दिया, उनको तो मार दिया, तो उनके उनको तो फ्रेंच ने मार दिया था ना फर्स्ट कर्नाटिक वार में। तो अब उनके बेटे वो थ्रोन के हकदार बन गए, तो उनका नाम था मोहम्मद अली। ठीक है, ये थे सन ऑफ अनवरुद्दीन। अब आपको क्या लगता है कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कर्नाटक में किसको साथ दिया होगा? देखिए, जो अनवरुद्दीन थे उन्होंने ब्रिटिश के पक्ष में होकर फ्रेंच से जंग लड़ी। उस जंग में अनवरुद्दीन मारा गया। तो ऑब्वियसली ब्रिटिशर्स मोहम्मद अली के पक्ष में थे और फ्रेंच थे चंदा साहिब के पक्ष में। ठीक है, सो चंदा साहिब को कौन सपोर्ट कर रहा था? फ्रेंच। और मोहम्मद अली को कौन सपोर्ट कर रहा था? ब्रिटिश। सिमिलरली यहाँ पर मुजफ्फर जंग को फ्रेंच सपोर्ट कर रहा था और नासिर जंग को ब्रिटिश। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि किसको कौन सपोर्ट कर रहा था। ठीक है, समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ओके, सो नवाब ऑफ जो कर्नाटक थे अनवरुद्दीन। ठीक है, नवाब अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन ये कहाँ के थे? कर्नाटक के। तो इनको फ्रेंच ने मारा था, फ्रेंच किल्ड हिम। और कहाँ मारा था? बैटल ऑफ, ये बैटल का नाम याद रखिएगा, बैटल ऑफ अंबूर। ठीक है, 1749 में। ओके, सो फ्रेंच ने अनवरुद्दीन को मार दिया, सो बैटल ऑफ अंबूर में 1749 में। ठीक है, 1749 में मार दिया। और क्या किया कि फ्रेंच प्लेस्ड चंदा साहिब, चंदा साहिब ऑन द थ्रोन। ठीक है, तो चंदा साहिब को थ्रोन पर बिठा दिया। ठीक है, नवाब ऑफ कर्नाटक। और हैदराबाद में भी सक्सेसफुल रहा फ्रेंच। एलिवेटेड मुजफ्फर जंग, सॉरी स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो गया, इनका जो नाम था, हाँ यहाँ पर से ठीक लिखा है, यहाँ पर गलत हो गया था, मुजफ्फर। ठीक है, फ में जोड़ है तो फ फर। ओके, सो एलिवेटेड मुजफ्फर जंग एज निजाम। ठीक है, तो इनको निजाम बना दिया ऑफ हैदराबाद। तब मुजफ्फर जंग को यहाँ पर निजाम बना दिया गया हैदराबाद का, और वहां पर चंदा साहिब। अब ये देखकर गुस्सा किसको आएगा? ब्रिटिश को आएगा। ठीक है, क्योंकि सब तो फ्रेंच के खाते में जा रहा है। तो इसी के साथ, लगभग इसी के साथ शुरू हो जाता है इन दोनों में लड़ाई, और जो कि रूप लेता है सेकेंड कर्नाटिक वॉर का। ठीक है, ठीक है, तो कोर्स ऑफ द वॉर एक बार देख लेते हैं। कोर्स ऑफ द वॉर, थोड़ा बस कहानी, सेकेंड सेकेंड कर्नाटिक वॉर। ठीक है, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। तो सबसे पहले क्या हुआ था? 1749 में बैटल ऑफ अंबूर। बैटल ऑफ अंबूर सेकेंड कर्नाटिक वॉर में सबसे पहले बैटल ऑफ अंबूर होता है, जिसमें
एक तरफ कौन रहता है? नवाब नवाब अनवरुद्दीन, और दूसरी तरफ नवाब अनवरुद्दीन और ब्रिटिश, ठीक है, और दूसरी तरफ फ्रेंच और चंदा साहिब। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होता है। यहाँ पर क्या हो गया, नवाब अनवरुद्दीन was defeated, और यहाँ पर तो पूरा मार ही दिया। फर्स्ट कर्नाटिक वॉर में डिफीट किया था, यहाँ पर खत्म कर दिया। नवाब अनवरुद्दीन was defeated and killed, ठीक है। और फिर चंदा साहिब को मिल गई कुर्सी, तो गेन द थ्रोन, ठीक है। लेकिन ये कुछ समय के लिए रहा, इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर, ठीक है, क्या हुआ। लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड ही था, ठीक है। तो ये होता है फर्स्ट बैटल ऑफ अम्बुर, ठीक है। तो जैसे बैटल ऑफ अम्बुर होता है, फिर 1749 में ही मुजफ्फर जंग को निज़ाम बना दिया दिया जाता है 1748-49 में ही, ठीक है। बहुत ही फास्ट ये सब हो गया था, मतलब फ्रेंच बहुत ही एक्टिव नजर आ रहे थे ब्रिटिशर्स से भी, ठीक है, और जीत रहे थे। सो फ्रेंच was initially overpowering the Britishers, ठीक है, ये हो रहा था। जैसे ही हैदराबाद में मुजफ्फर जंग को निज़ाम बना देते हैं, तो वैसे ही क्या होता है कि ड्यूप्लेक्स ड्यूप्लेक्स को गवर्नर बना दिया जाता है। वो फ्रेंच गवर्नर तो है ही, लेकिन गवर्नर ऑफ द प्रोविंसेस, गवर्नर ऑफ ऐसे कह सकते हैं ऑल मुगल टेरिटरीज, साउथ ऑफ रिवर कृष्णा, ठीक है। तो रिवर कृष्णा के साउथ में जितने भी मुगल टेरिटरीज है, उसका गवर्नर बना दिया जाता है किसको? ड्यूप्लेक्स को। और क्या करता किया जाता है? पौंडीचेरी एंड सम एरियाज ऑन द ओडिशा कोस्ट, तभी ओडिशा था, कोस्ट एंड मसूलीपट्टनम, पूरा नहीं, जितना उनका था पहले से ही ट्रेडिंग वगैरह सब कुछ चल रहा था, वो इन्हीं को दे दिया गया, was ceded to the French। ये जगह इनको दे दी गई, ठीक है, और मुगल टेरिटरीज का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। तो इस समय जो इंग्लिश और या ब्रिटिश गवर्नर था, सो यहाँ पर जब ब्रिटिश गवर्नर था, हम कह सकते हैं ब्रिटिश, एक्चुअली तभी तक तो गवर्नर जनरल नहीं बना गया था बंगाल का, तो वो गवर्नर थे, वो कहाँ के गवर्नर थे? बंगाल प्रेसिडेंसी के, ठीक है। तो ये फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटर भी थे ऑफ बंगाल प्रेसिडेंसी, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी, ओके। तो कौन, अच्छा नाम नहीं लिखा, कौन? रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। सो रॉबर्ट क्लाइव बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं ने एक डाइवर्शनरी टैक्टिक अप्लाई किया था, जिसके वजह से पूरा पासा ही पलट गया। सो डाइवर्शनरी टैक्टिक was played by रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। और इन्होंने क्या किया कि घिराव कर लिया आरकॉट का, ठीक है, ओके ओके, एंड और या बाय अटैकिंग आरकॉट, जो कि है कैपिटल, जो कि था कैपिटल ऑफ कर्नाटिक। तो कर्नाटिक के कैपिटल पे ही अटैक कर दिया। ऐसा सोच नहीं पा रहे थे कि ऐसा भी ये कोई कर सकता है, लेकिन इन्होंने कर दिया। रिस्की था लेकिन काम कर दिया, और ये एक वाटरशेड मोमेंट भी है।
कि डायरेक्टली किसी इंडियन पावर के कैपिटल पे अटैक करके उसको जीत लेना। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज साबित हुई। ठीक है, मतलब यहाँ से ये बात स्पष्ट होना स्टार्ट हो गया कि एक्चुअली इंडियन पावर बस हवाबाजी है, ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि इंडियंस ब्रेव नहीं थे, लेकिन उनका जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न वॉरफेयर है, और जो आर्मी डिसिप्लिन मॉडर्न आर्मी है, उसके सामने इंडियन आर्मी कुछ नहीं था। ठीक है ना, इंडियन आर्मी जाता था तलवार लेके लड़ने के लिए, वो लोग दूर से ही गोली मार देते थे। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम था। ठीक है, और जो मिलिट्री टैक्टिक्स वगैरह प्लानिंग, क्योंकि ये सैलरीड थे ना, तो इनमें यूनिटी ज़्यादा थी। क्योंकि जो पूरा जो ब्रिटिश आर्मी है, फ्यूडल सिस्टम खत्म हो जाने के बाद ये पूरा आर्मी एकदम मॉडर्न, जैसे कमांडर, पूरा लेफ्टिनेंट वगैरह सब कुछ वैसा का वैसा एक स्ट्रक्चर्ड आर्मी तैयार किया गया था। ठीक है, जब फ्यूडल सिस्टम खत्म, फ्यूडल सिस्टम में ऐसा नहीं था। फिर हमारा क्या चल रहा था, हमारा फ्यूडल सिस्टम टाइप का ही चलने जा रहा था कि राजा के कुछ अंडर में कुछ नोबल्स होंगे, नोबल्स के अंडर आर्मीज रहेंगे, और ये जो आर्मी है ये नोबल को ज़्यादा लॉयल है दैन द किंग। ओके, सो लेकिन ब्रिटिश में ऐसा नहीं था, या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स में ऐसा नहीं था। ओके, सो ये हो गया। तो इसी को कहा जाता है, जो बहुत ही फेमस है, वो है सीज ऑफ आर्कत। सीज ऑफ आर्कत। ओके, सो रॉबर्ट क्लाइव तब बहुत यंग थे, और सिर्फ 200 यूरोपियन सोल्जर और 300 इंडियन सोल्जर, मतलब इंडियन जगह से रिक्रूट करके, मतलब बस 500 जनों के साथ अटैक कर दिया। लेकिन जैसे ही वो आर्कट पे अटैक करके उसको जीतता है, चंदा साहिब, ये मान लीजिए आर्कट का किला है और यहाँ पर ब्रिटिश है अभी, और चंदा साहिब और फ्रेंच ने इनको ही घेर लिया। सॉरी, चंदा साहिब एंड फ्रेंच। ओके, चंदा साहिब एंड फ्रेंच armies encircled the British। ठीक है, अब ब्रिटिश आर्मी के लिए खाना बंद, मतलब खाने का आने का कोई सोर्स नहीं है, जो वहां पर था वही है, तो उसमें कमी आना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया। तो 53rd डे में ब्रिटिशर्स को सपोर्ट आया, बाहर बाहर से सपोर्ट आया। और जैसे ही ये सपोर्ट आया, ठीक है, 53rd डे मतलब 53 दिन तक ये लोग ऐसे ही घिराव में रहे। कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, ब्रिटिशर्स 53rd डे में इनको सपोर्ट आया और इन्होंने फ्रेंच को हरा दिया। सो ब्रिटिशर्स डिफीटेड फ्रेंच एंड किल्ड चंदा साहिब। तो चंदा साहिब का किस्सा खत्म हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? 53rd डे तक ये चला, और फिर ब्रिटिशर्स को एक एक्सटर्नल सपोर्ट मिला, मतलब रीइंफोर्समेंट्स, आर्मी रीइंफोर्समेंट वगैरह मिला, मदद आई, और एक फाइनल आक्रमण हुआ जिसमें फ्रेंच को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने, और चंदा साहिब को मार दिया। ओके, सो इसके बाद क्या हुआ कि फ्रेंच ने एक और गलती कर दी। हाँ, मतलब वो गलती करनी ही होती, ट्रीटी में था, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने एक अच्छी खासी गलती कर दी। वो ये थी कि वो ये थी कि फ्रेंच, अब देखिए ये जो पूरा इंटरफेरेंस का जो चक्कर है ना, ये फ्रेंच ने ही स्टार्ट किया था। ठीक है, सो द फ्रेंच ऑथोरिटीज the French authorities got annoyed by Dupleix, who had started the policy of interference in Indian politics.
was recalled. ठीक है, was recalled because of the heavy financial costs. ओके, सो रिकॉल कर लिया कब? 1754 में। और इसके बाद जो फ्रेंच गवर्नर बने, नेक्स्ट फ्रेंच गवर्नर चार्ल्स रॉबर्ट गॉडह्यू, पता नहीं मुझे कैसे प्रोनाउंस करते हैं, मैं अपने तरीके से कर रहा हूं। गॉडह्यू सक्सीडेड ड्यूप्लेक्स। ठीक है, तो ये बन गया फ्रेंच गवर्नर जनरल। ठीक है, कौन? चार्ल्स रॉबर्ट गॉडह्यू। और स्टार्टेड नेक्स्ट फ्रेंच गवर्नर Duplex, okay, started policy of negotiations with the Britishers, and signed the Treaty of Pondicherry. ठीक है, सो ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी साइन हो गया। ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी साइन हो गया 1754 में। तो इसमें जो मेन पॉइंट था वो है कि ड्यूप्लेक्स को हटाना है। ठीक है, सो फ्रेंच were asked to recall ड्यूप्लेक्स, और फ्रेंच जो है वो पहले से भी खफा भी थे ड्यूप्लेक्स से। ड्यूप्लेक्स फ्रॉम इंडिया, ब्रिटिश and French decided not to interfere in the quarrels of native Indian princes. ठीक है, तो इनके झगड़े में ये अब नहीं पड़ेंगे, ऐसा इन्होंने डिसाइड किया। और जो टेरिटरीज वगैरह है वो उनके पास अब रहेगा। ठीक है, सो ईच पार्टी was left in possession of the territories actually occupied by them at the time of the treaty. ठीक है, सो ट्रीटी के टाइम पे जो जगह, जो टेरिटरी ये लोग ऑक्यूपाई कर रहे थे वो उनका हो गया। मान लीजिए ये मान लीजिए एक टेरिटरी है, ये मान लीजिए इंडिया है, और यहाँ पर ये एरिया ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर रहे थे, जो मैं इस कलर से दिखा रहा हूँ, ब्रिटिशर्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो एरिया है ये फ्रेंच ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे युद्ध हुआ तो मान लीजिए कि ये जो एरिया था ये इसमें आ गया ब्रिटिशर्स। ठीक है, और ये जो एरिया था इसमें आ गया, सही, ये जो एरिया था इसमें आ गया फ्रेंच। ठीक है, इसमें मान लीजिए फ्रेंच आ गया, ये फ्रेंच थे ना, तो इसमें आ गया ब्रिटिशर्स। ओके, तो ये फ्रेंच एरिया है, इसमें ब्रिटिशर्स आ गए, इन दोनों जगह पे ब्रिटिशर्स आ गए। ठीक है, और ये जो एरिया है इस पे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा अगर कंफ्यूजन भी हो रहा है तो ये देखिए, ये मान लीजिए ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, ये टेरिटरी है, और ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच टेरिटरी। ठीक है, और मान लीजिए ये ब्रिटिश है, 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 ये सब ब्रिटिश है। अब मान लीजिए कर्नाटिक वॉर हुआ और यहाँ पर फ्रेंच ने ये ऑक्यूपाई कर लिया, ये ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, और ब्रिटिश ने मान लीजिए ये ऑक्यूपाई कर लिया और ये ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अब क्या कहा गया कि जो जिसके पास जो है वो अभी उसी का है।
ठीक है। तो जिसके पास जो है वो उसी का है, मतलब जो पहला कर्नाटिक वॉर हुआ था वहां पर क्या हुआ था कि जिसके पास जो टेरिटरी पहले था वो उसको रिटर्न कर दिया गया। मतलब ये मान लीजिए ये फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर लिया, तो ये फ्रेंच ब्रिटिश को दे देगा, और ये ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया तो ये फ्रेंच को दे देगा वापस। लेकिन इस बार वैसा नहीं होने वाला। इस बार क्या होगा कि ये टेरिटरी फ्रेंच ने ऑक्यूपाई कर लिया तो ये फ्रेंच के पास ही रहेगा, ये ब्रिटिश ने ऑक्यूपाई कर लिया तो ब्रिटिश के पास ही रहेगा। ठीक है। तो ये तो ईच पार्टी वाज लेफ्ट इन पोजीशन ऑफ द टेरिटरीज एक्चुअली ऑक्यूपाइड बाय देम एट द टाइम ऑफ द ट्रीटी। तो ट्रीटी के दौरान जिसके पास जो है वो उसके पास रहेगा। ठीक है। इसके पहले वाले में क्या हुआ था कि रिटर्न कर दिया गया था, ये फ्रेंच का है तो ब्रिटिश ने इसको फ्रेंच को दे दिया था, ये ब्रिटिश का है तो फ्रेंच ने ब्रिटिश को ये दे दिया था। तो ये ऐसा हुआ था पहला कर्नाटिक वॉर में। लेकिन सेकंड में जो जिसके पास जो है वो अभी उसी के पास रहेगा। ठीक है। तो ये इसी के साथ हो गया। अच्छा, एक और चीज भी था कि फ्रेंच फ्रेंच was allowed to have influence in Hyderabad, but not in domestic politics, but not in native politics. कौन राजा रजवाड़ा कोई कुछ बने उसमें ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। हाँ, कुछ पॉलिसीज वगैरह में ये अपना इन्फ्लुएंस दे सकते थे। ठीक है। तो ये सब हो गया ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में 1754 में, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेकिन ये भी कितना दिन तक रहने वाला था। ठीक है। क्योंकि सभी की जो आकांक्षाएं हैं वो बढ़ती ही जा रही थी। तो अच्छा, इसका सेकंड कर्नाटिक वॉर का फिर सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ सेकंड कर्नाटिक वॉर, एक चीज यहां से क्लियर होना स्टार्ट हो गया। क्या? कि इंडियन ऑथोरिटीज पर यूरोपियंस को अभी डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। ओके, सो it became clearer, or it became evident, that the support of Indian authorities was no longer necessary for European success. ओके। और और क्या हो रहा था? इंडियन powers are now increasingly becoming dependent on European support. So अभी क्या होना स्टार्ट हो गया कि जो इंडियन पावर्स है वो खुद ही यूरोपियन पावर्स पे डिपेंड करना स्टार्ट कर दिया। मतलब कमजोर होना स्टार्ट हो ही गया था, ये तो पता भी चल ही गया था उनको। ठीक है। अब आते हैं थर्ड कर्नाटिक वॉर में। थर्ड कर्नाटिक वॉर ये चला 1758 से 1763। ये 1758 से 1763 तक ये इंडियन कंटेक्स्ट में है। ठीक है, ये इंडियन कंटेक्स्ट में है। लेकिन इसका जो एक्चुअल स्टार्ट है वो ना इंटरनेशनली 1756 से 1763 तक हो गया। ओके, इसी को 7 ईयर वॉर भी कहते हैं। ठीक है, 7 ईयर वॉर। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि जब भी इंटरनेशनली ब्रिटेन और फ्रेंच लड़ रहे थे तो हर जगह उनकी लड़ाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, मतलब नॉर्थ अमेरिका में भी ये लड़ रहे, यूरोप में भी लड़ रहे, इंडिया में भी लड़ रहे, जहां जहां ये है यहाँ पर ये स्टार्ट कर देते हैं लड़ाई। ठीक है, तो यहाँ पर भी स्टार्ट हो गया था। तो यहाँ पर 1756 से स्टार्ट हुआ था इंटरनेशनली, और इंडिया में 1758 से। ठीक है। तो इस वॉर में जो फ्रेंच जनरल था उसका नाम था काउंट थॉमस आर्थर डे लाली। ठीक है। तो और इसको शॉर्ट में काउंट 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 डे लाली ये भी कहा जाता था।
ठीक है। सो काउंट डे लैली इन्होंने क्या किया, ये थे फ्रेंच की तरफ से, ठीक है। सो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैप्चर कर लिया, कैप्चर्ड द इंग्लिश फोर्ट्स ऑफ सेंट डेविड एंड विजियानगरम इन 1758। इसके बाद इंग्लिश भी एकदम मतलब टूट पड़े इनके ऊपर। इंग्लिश inflicted heavy damage. English inflicted heavy damage on the French fleet at मसूलीपट्टनम। ठीक है, ये सब चल ही रहा था। फिर इसमें जो सबसे बड़ी जो लड़ाई हुई वो थी वांडी वॉश में, ठीक है। सो और जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ वांडी वॉश, ठीक है। बैटल ऑफ वांडी वॉश, वांडी वॉश कहाँ पर है, तमिलनाडु में, ठीक है। सो तमिलनाडु में। सो बैटल ऑफ वांडी वॉश में ये जो था ये डिसाइसिव बैटल हुआ। सो डिसाइसिव बैटल ऑफ द थर्ड कर्नाटिक वॉर, ठीक है। डिसाइसिव बैटल था थर्ड कर्नाटिक वॉर में। यहाँ पर ब्रिटिश जनरल कौन था, ब्रिटिश जनरल, सो जनरल आयर गुड, ठीक है। और फ्रेंच की तरफ से आपको पता ही है काउंट डे लाली, ठीक है। सो ब्रिटिशर्स routed the French army routed the French army, जिसको कमांड कौन कर रहा था, अंडर काउंट डे लाली। सिंपल है, लेकिन हाँ लैली कोशिश किया था, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम्स भी थी, वो हम देखेंगे। इसने ब्रेवली लड़ा था, लेकिन इसके बाकी चीज़ों में थोड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है। ओके, सो अब ये वॉर ख़त्म हो गया, फ्रेंच हार गए, फ्रेंच हर जगह ही हार गए। तो इसके बाद जो ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ पेरिस, इसके बाद जो ट्रीटी साइन हुआ ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। ट्रीटी ऑफ पेरिस 1763 में। देखिए इसको याद रखना इजी है। जो पहला जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ था, जो फर्स्ट कर्नाटिक वॉर हुआ था उसमें आपका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस था, यूरोप के झगड़े की वजह से हर जगह स्टार्ट हो गया था। तो इसलिए फर्स्ट कर्नाटिक वॉर का जो नाम है वो कुछ फ्रेंच नाम है, एला चैपल, ठीक, कुछ फ्रेंच नाम है। सेकंड जो हुआ था वो पूरा इंडिया में हुआ था, मेन कॉज इंडिया ही था। तो इसका जो ट्रीटी है, सो ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, सो इंडिया में हुआ था ये, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल हो गया। थर्ड वाला भी इंटरनेशनल है, थर्ड वाला भी इंटरनेशनल है। सो थर्ड वाला इंटरनेशनल है तो फिर से चला गया बाहर, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ठीक है। तो ये तीनों ट्रीटी के नाम आपको याद रखना है और कौन से वॉर के साथ एसोसिएटेड है। सो ट्रीटी ऑफ पेरिस में फिर क्या टर्म्स एंड कंडीशंस था वो हम देखें, ठीक है। सो ट्रीटी और अंडर दिस ट्रीटी under this treaty, Chandannagar, Chandannagar and Pondicherry, ठीक है। Under this treaty, Chandannagar and Pondicherry was returned to France. फ्रांस को रिटर्न कर दिया गया, चंदननगर और पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी रिटर्न कर दिया, लेकिन ये लोग कोई टेरिटोरियल एम्बिशंस नहीं रख सकेंगे, ठीक है। दे were allowed they were allowed to have only trading activities in them and not
पॉलिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, सो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग एक्टिविटी या कमर्शियल एक्टिविटीज ये सब खाली कर सकते हैं, कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसी के साथ जो इंग्लिश है वो क्या बन गया, सुप्रीम यूरोपियन पावर। ठीक है, और फ्रेंच को एक्सेप्ट करना पड़ा, फ्रेंच हैड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्टोरेट इन इंडिया। ठीक है, फ्रेंच एग्रीड टू not to interfere in the political affairs of India। कि इसका सिग्निफिकेंस क्या रहा, जो ये कर्नाटिक वॉर हुआ इसका सिग्निफिकेंस हम लोगों ने देखा। अब ये थर्ड वाले का सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड कर्नाटिक वॉर, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप खुद ही समझ सकते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा। एक है कि फ्रेंच एम्बिशन खत्म हो गया, जो फ्रेंच का जो एम्बिशन था कि इंडिया में एक कॉलोनियल एम्पायर बिल्ड करने का, तो इंडिया का उनका सपना खत्म हो गया। प्लस इंग्लिश जो है, ब्रिटेन जो है, वो अभी सुप्रीम यूरोपियन पावर बन गया। यूरोप में यूरोपियन पावर्स में वो जीत गया। पोर्टुगीज दब गए, डच दब गए, फ्रेंच भी दब गए। ठीक है, सो दिस वॉर put an end to French ambition of creating a colonial empire in India। ठीक है, तो कॉलोनियल एम्पायर जो बनाने का जो सपना था वो खत्म हो गया। फ्रेंच could only pursue trading and other commercial activities in India। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ वो कर नहीं सकते। नेक्स्ट, and got confined to their small enclaves। ठीक है, इससे बाहर वो कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि फ्रेंच मान लीजिए कि कुछ जगह यहाँ पर और चंद्रनगर, पांडिचेरी, ये सब जगह में सिमट कर रह गए। ठीक है, पोर्तुगीज कुछ इस जगह पे सिमट कर रह गए। ठीक है, हाँ, जैसे कि गोवा और दमन दीव, इस सब जगह में, तो ये सब सिमट कर रह गए, ये यहाँ से बाहर कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर भी उनको इंग्लिश प्रोटेक्टोरेट मानना पड़ेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या हुआ कि इंग्लिश जो है ये सुप्रीम पावर बन गया अभी। सो इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ठीक है, ओके, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अच्छा, अब हमें ये देखना पड़ेगा कि आखिर जो ब्रिटिशर्स है ये इतना ये जीत कैसे गए, फ्रेंच के ऊपर जीत कैसे गए। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है और क्वेश्चन भी आया है कि क्यों फ्रेंच अपना एम्बिशन पूरा नहीं कर पाए। तो एक बार देख लेते हैं ये टॉपिक भी। कॉजेस फॉर द फ्रेंच फेलियर एंड इंग्लिश, बाद में हम लोग जब मेंस क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे और भी क्वेश्चन स्पेसिफिक कुछ डिस्कशन। अभी जनरल हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। ठीक है, जस्ट पॉइंट्स लिख जिस पॉइंट्स को एक बार देख लेंगे और तब देखेंगे कि आंसर में कैसे उस सारे पॉइंट्स को लिखना होता है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। ओके, सो कॉजेस फॉर द फ्रेंच फेलियर एंड इंग्लिश सक्सेस। ठीक है, ये होगा अभी।
तो मैंने पहले ही कहा था, जब मैं वो यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज वगैरह वो सब का जब क्लास ले रहा था, तो वहाँ पर मैं बता रहा था कि फ्रेंच कंपनी जो है वो गवर्नमेंट कंपनी है, और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो प्राइवेट कंपनी है। तो फ्रेंच कंपनी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और रोल ज्यादा था देन ब्रिटिश, ठीक है ना। तो प्राइवेट जो लोग हैं वो ज्यादा क्या है, कैपिटलिस्टिक है देन द गवर्नमेंट। ओके, सो ये, तो वो लोग क्या है कि वो खुद से इनिशिएटिव्स, एंथुजियास्टिक नेचर होता है उनका। किसी भी प्राइवेट फर्म में आप देख लीजिए, वो लोग कम्पिटिटिव होते हैं। आप अगर ज्यादातर अगर आप देखेंगे तो एक गवर्नमेंट फर्म है और एक प्राइवेट फर्म है। आप इंडिया में अभी भी देख लीजिए, क्यों गवर्नमेंट फर्म compete नहीं कर पाती है प्राइवेट फर्म से, क्यों गवर्नमेंट फर्म्स बंद हो जाते हैं? क्योंकि प्राइवेट फर्म्स जो है ये ज्यादा कम्पिटिटिव है, ये कस्टमर ओरिएंटेड है। मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये कस्टमर ओरिएंटेड है, कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज द मोटो। वहीं गवर्नमेंट अगर फर्म देखें तो ये लोग ज्यादा, प्राइवेट फर्म ज्यादा कैपिटलिस्टिक होते हैं, और कैपिटलिस्टिक होने का मतलब क्या है कि ये लोग रिस्क भी लेते हैं और एफिशिएंट भी होते हैं, ज्यादा एफिशिएंटली काम करते हैं, रिस्क भी ज्यादा ले सकते हैं। वहीं गवर्नमेंट फर्म जो है ये कोई रिस्क नहीं लेते हैं। अ, और भी चीज़ है कि प्राइवेट फर्म जो है वो अडॉप्ट करती है नई टेक्नोलॉजीज, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन लाती है ना। प्राइवेट फर्म्स में ये चीज़ें होती है, लेकिन गवर्नमेंट फर्म्स में नो इनोवेशन, नो रिस्क टेकिंग, सेफ खेलती है। रिस्क टेकिंग अगर हुआ भी तो कम होता है ना। कस्टमर ओरिएंटेड उतना नहीं रहता है। जैसे कि अभी आप अगर देख ले तो इंडियन रेलवेज की अगर मैं बात कर लूँ, तो इंडियन रेलवेज एक गवर्नमेंट फर्म है मान लीजिए। तो वहाँ पर जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है उसको अगर आप कंपेयर करेंगे किसी प्राइवेट एरोप्लेन से या कोई भी प्राइवेट सर्विस से, तो आप देखेंगे कि इंडियन रेलवेज का जो सर्विस है वो बहुत ही लो स्टैंडर्ड मिलेगा आपको। खाना वगैरह सब कुछ ही थोड़ा लो स्टैंडर्ड का मिल सकता है। ऐसा हर ट्रेन में नहीं नहीं होगा शायद, लेकिन कुछ कुछ में हो सकता है ना। तो काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसा देखने को मिलता ही है हमेशा। तो ये क्यों है? क्योंकि ये गवर्नमेंट ओन्ड है फुल्ली। गवर्नमेंट क्यों बोल रही है कि हम लोग प्राइवेट ट्रेन्स चलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उससे कंपटीशन बढ़ेगा, उससे सर्विस अच्छा मिल सकता है। अब उसके ड्रॉबैक्स भी है, अलग ड्रॉबैक्स भी है, ठीक है। लेकिन एक ट्रैक पे आप एक ट्रैक पे आप प्राइवेट भी चला सकते हैं और गवर्नमेंट भी चला सकते हैं। प्राइवेट ट्रैक्स भी चला सकते हैं, गवर्नमेंट ट्रैक्स भी चला सकते हैं। अब वो तो पता नहीं बाद में क्या होने वाला है, लेकिन हाँ, जो सर्विस सेंट्रिसिज्म है ये ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में है देन गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। सो कॉजेस फॉर द फ्रेंच फेलियर एंड इंग्लिश सक्सेस क्या होगा? तो जो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि इसको थोड़ा ऐसा करके लिख लेते हैं। एज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी as British East India Company was a private venture, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट वेंचर है, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस गवर्नमेंट इंटरफेरेंस was low, government interference was low, instant and efficient decisions could be taken, instant and efficient decisions could be taken, instant and efficient decisions could be taken uh, without the need for uh, delays in delays for कर देते हैं, delays for the approval of government, ठीक है। ठीक है, तो इनको अप्रूवल लेने के लिए, ये करने के लिए इन सब झंझट में पड़ना नहीं पड़ता था।
ठीक है, तो इससे इनका समय बचता था। तो यहाँ पर फ्रेंच का भी पॉइंट लिख लेते हैं। हाउएवर द फ्रेंच कंपनी was state owned and thus delayed by government policies and inefficient decision making. ओके, सो फ्रेंच कंपनी जो है वो स्टेट ओन्ड थी, जिसके कारण से डिलेज होती थी इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, ये भी लिखने से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा? ब्रिटिश नेवी का रोल। ठीक है, ब्रिटिश नेवी का रोल। सो ब्रिटिश ने सबसे बढ़िया नेवी तैयार की थी पूरे यूरोप में। ठीक है, सो सुपीरियर ब्रिटिश नेवी। Okay, so the English Navy was superior. English Navy was superior to the French Navy, है ना, which helped it to cut off vital sea link between the French possessions in India and France. ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा था कि यहाँ पर मान लीजिए यूरोप है और यहाँ पर ऐसे करके अफ्रीका है और यहाँ पर ये आ गया इंडिया। ठीक है, तो अब तब तो स्वेज कैनाल नहीं था, तो कोई भी जहाज जो है ये पूरा अफ्रीका घूम के ऐसे इंडिया में आता था। ठीक है, तो यहाँ ये जो अरेबियन सी है इसको पहले हम लोगों ने पढ़ा था, पोर्तुगीज ने कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद जैसे ये लोग वीक होने स्टार्ट कर दिया, ब्रिटेन ने यहाँ पर कंट्रोल जमा लिया। ठीक है ना, क्योंकि अफ्रीका में भी बहुत सारे जगह पर ब्रिटिश कॉलोनी स्टार्ट हो गया, जैसे कि इजिप्ट वगैरह में भी स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो ये जो पूरा अरेबियन सी है यहाँ पर ब्रिटिश नेवी का पूरा डोमिनेंस था। ठीक है, तो बाकी जो यूरोपियन पावर्स थे जैसे कि फ्रांस, तो फ्रेंच नेवी उतना अच्छा नहीं था एज कम्पेयर टू द ब्रिटिश नेवी। इसलिए वो लोग क्या करते, मान लीजिए यहाँ से कोई सप्लीमेंट कुछ भी भेजा अगर जाने लगा फ्रेंच की मदद के लिए, तो ये इन लोगों को रास्ते में ही अटका देते थे। ठीक है, इनको रास्ते में ही अटका देते थे, तो ये हो गया प्रॉब्लम। तो फ्रेंच को कुछ सहायता मिलने वाली थी अब फ्रांस से, तब जो यहाँ पर है लोकल उसी से काम चलाना पड़ता था, जबकि ब्रिटिश को तो मदद मिल रही थी ना, ब्रिटिश को तो कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ब्रिटिश को तो यहाँ से आ ही रहा था क्योंकि ब्रिटिश नेवी ही डोमिनेटिंग है। ठीक है, ठीक है, अब इंग्लिश जो है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है इंग्लिश had a hold on larger cities कह सकते हैं, larger cities and more trading centers than French. ठीक है, मतलब क्या है कि जो इंग्लिश है, जो ब्रिटेन है, उसके बहुत सारे सेंटर्स थे। क्यों? क्योंकि वो तो 1600 के बाद से ही आना स्टार्ट कर दिया ना इंडिया में। फ्रेंच तो बहुत लेट आए। ठीक है, फ्रेंच बहुत लेट है, तो इसके वजह से उनका ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम एग्जांपल दें तो ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन हैड द कंट्रोल ओवर तीनों जो बड़े सेंटर्स हैं, जैसे कि बंगाल में तो तब तक आ ही गए थे, लेकिन यहाँ पर मैं कलकत्ता लिख देता हूँ, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। whereas French had only पौंडीचेरी। तो फ्रेंच ज़्यादा जगह मतलब ज़्यादा बड़े
एरियाज को कैप्चर नहीं कर पाई थी तब तक। ठीक है, फ्रेंच के पास सिर्फ पौंडीचेरी के पर ही अपना नियंत्रण था, लेकिन इनका ईस्टर्न, मान लीजिए ये पूरा इंडिया है, ईस्ट कलकत्ता, यहाँ पर पूरा एकदम साउथ मद्रास, और वेस्टर्न में भी बॉम्बे, वेस्ट में बॉम्बे, तो बहुत ही स्ट्रैटेजिक वगैरह है। यहाँ पर मछलीपट्टनम, यहाँ पर सूरत, यहाँ पर भी उनका ट्रेडिंग सेंटर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर तो फोर्ट्स ही है उनका। ठीक है, तो काफी हद तक ज्यादा विस्तृत थे आपके इंग्लिश देन फ्रेंच। नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है, फिर क्या है कि ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश वेर स्ट्रॉन्ग विथ फंड्स। ठीक है, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, तो इनको फंडिंग के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं चाहिए, जबकि फ्रेंच जो है इनको बार बार अप्रूवल लेना पड़ेगा। इनको मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी एक लड़ाई लड़नी है, इसके लिए मान लीजिए उनको 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो अब 1 करोड़ को फ्रेंच गवर्नमेंट को सैंक्शन करना पड़ेगा, फिर 1 करोड़ ये लोग खर्च कर पाएंगे। तो ये लोग सोचेंगे करें कि नहीं करें, तब तक तो ब्रिटिश डिसीजन ले चुके होंगे, क्योंकि इनके खुद के पास ही पावर है। ठीक है, तो ये एक चीज थी जिसकी वजह से मतलब फ्रेंच को बहुत परेशानी हुई। सो द फ्रेंच had to obtain permissions for any permission and grant permissions and financial grants for the sorry for the from the for the from the French government. ठीक है, so from the French government which delayed their operations in India, whereas Britishers didn't depend on government approval for funds. ठीक है, ओके, नेक्स्ट। एक और चीज भी है, और एक भी रीजन है उनके सरप्लस इन फंड्स होने का जो रीजन है, और एक भी है, वो है बैटल ऑफ प्लासी। देखिए 1758 से आपका स्टार्ट हुआ था थर्ड कर्नाटिक वॉर। 1758 से आपका थर्ड कर्नाटिक वॉर स्टार्ट हुआ था, और 1757 को बैटल ऑफ प्लासी हो गया था, जिससे बंगाल का पूरा जो धन संपदा है वो इनको मिल गई थी, है ना। बंगाल का जो दीवानी राइट्स है ये ब्रिटिशर्स को चली गई। तो और वही नहीं, हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे प्लासी प्लंडर, जिसमें उन्होंने मतलब बहुत सारे मॉनेटरी टर्म्स एंड कंडीशंस रख दिए बंगाल के सामने। ठीक है, प्लासी के बाद, जिससे उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ। तो ये भी एक रीजन है उनका फंड्स ज्यादा होने का। सो विक्ट्री इन बैटल ऑफ प्लासी ensured surplus funds and a smart flow of wealth and resources at their disposal। अब देखिए, अब इनको रिसोर्सेस के लिए ब्रिटेन पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं कि यहाँ से कोई एनफोर्समेंट आएगा, वो बंगाल से डायरेक्टली मंगवा सकते हैं अपने वार या कोई भी जो भी चीज इनको करनी है। किसी भी एडवेंचर के लिए ये लोग तैयार थे, क्योंकि इनको रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम आ रहा था बंगाल से। ठीक है, नेक्स्ट
जो ब्रिटिश के जो कमांडर्स थे वो भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। सो सुपीरियर सुपीरियर ब्रिटिश कमांडर्स लाइक सर आयर कूट, मेजर लॉरेंस, रॉबर्ट क्लाइव, ensured a decisive British victory, whereas French had only Dupleix. Dupleix के अलावा उनके पास और कोई अच्छा जनरल लीडर नहीं था, ठीक है, Dupleix, whereas French had only Dupleix. जो लास्ट में जो फ्रेंच गवर्नर था, जो फ्रेंच जनरल था, काउंट डे लैली, ये ज़्यादा अच्छा नहीं था, ठीक है। मतलब ब्रेव था, ये इस सब में मैं नहीं बोल रहा हूँ, ब्रेव था, लड़ा भी, पौंडीचेरी को बचाने के लिए 8 महीने तक इसने लड़ा, वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका जो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी है, डिसीजन टेकिंग जो एबिलिटी है, ये बहुत ही रैश है। और सब कुछ सोच समझ कर वो लोग मतलब काउंट डे लैली नहीं लेता था, थोड़ा एरोगेंट भी था, ड्यूप्लेक्स की तरह नहीं था, ठीक है। तो जिससे क्या हुआ कि फ्रेंच जो ऑफिशियल्स है, स्टाफ है, वो सब भी इससे खफा रहने लगे और लास्ट में इसका उतना मान सम्मान नहीं करता था, ठीक है। तो जो भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। हमको क्या है कि फ्रेंच जीतता या ब्रिटेन जीतता, अगर फ्रेंच जीतता तो हम लोग फ्रेंच कॉलोनी बन जाते, अगर ब्रिटेन जीतता तो हम लोग ब्रिटेन की कॉलोनी बन जाते, अगर फ्रेंच जीतता तो आज हम फ्रेंच में पढ़ाई कर रहे होते, आज ब्रिटेन जीता है तो हम इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं बस यही था है, यही होती है हमारी हिस्ट्री, ठीक है। तो हमें तो बाहर का ही होना पड़ता, ठीक है, चाहे फ्रेंच हो चाहे इंग्लिश हो, ठीक है। इंडियन को कभी भी कोई लैंग्वेज ऐसा बना नहीं कि पूरे इंडिया को यूनाइट कर पाए, लैंग्वेज आज के डेट में भी एक कन्फ्लिक्ट पॉइंट बन के रह गया है। यही बस एक दुख है कि आज भी हम लोग बहुत छोटे छोटे चीज़ों के लिए लड़ते रहते हैं। आज़ादी का आज 79th ईयर, 80th ईयर में हम लोग पहुंच गए, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों की तरह हर चीज़ को लेकर लड़ते रहते हैं। जब भी हो, एक ना एक दिन सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने ख़त्म कर लिया हैदराबाद और कर्नाटक, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम कुछ भी प्रॉब्लम अगर लगे तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बंगाल और अवध पढ़ेंगे, ठीक है। उससे हमारा सक्सेसर स्टेट जो है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग रेबल स्टेट स्टार्ट करेंगे, रेबल स्टेट में भी 3 है, ठीक है। तो आज के लिए बाय, ठीक है, रखते हैं फिर, बाय, यहाँ तक रखते हैं, ठीक है, बाय।